Good evening, salam namaste to each and everyone. Welcome to our favorite Dada's Zoom learning series of Backflash. So this is the third remedy, I guess. Third remedy है बीच हमने एस्पेन और एग्रीमनी किया है. So yes, this is the third remedy. And as Dr. Sonal just told me that this was Dada's favorite remedy because he loved doing that skit thing, a small skit thing in the beginning of the Zoom series. So without wasting much of my time, I will straight away welcome Dr. Sonal. Dr. Sonal, most welcome. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हमें थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज की जो मेडिसिन है ना वो दादा की पर्सनल फेवरेट मेडिसिन थी। और और जो कैरेक्टर्स दादा ने डाले थे, अगर आपके पास पार्ट 3 होगा तो दादा ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है उसको कि वो मेडिसिन पढ़ते पढ़ते आपके सामने वो ऐसे कैरेक्टर्स आपके सामने घूमने लगेंगे कि हाँ ये तो मैंने देखा है, हाँ ये मेरा बॉस है, हाँ ये मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, या मेरे फादर है, या ऐसे मेरे टीचर है, मेरे प्रोफेसर है, ऐसे मेरे बॉस है। मतलब कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाएगा। इतनी ब्यूटीफुली दादा ने बीच को एक्सप्लेन किया है। तो अब सबको बहुत अच्छी तरह से पता है बीच क्या है, लेकिन मैं काफी शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि बीच एक पर्सनालिटी मेडिसिन है, वो एक सिचुएशन मेडिसिन नहीं है। पर्सनालिटी कैसी होती है बीच की? कोई ऐसा इंसान, एक बॉस को इमेजिन कीजिए कि जो एक बहुत ही ज्यादा घमंडी है। मतलब उसको उसके एम्प्लॉयज हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिकल, मतलब उसको वेरी हार्ड टू प्लीज, उसको कोई खुश नहीं कर सकता, उसको किसी तरह का काम खुश नहीं कर सकता, उसको हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढनी है। ऐसा कोई भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिसको किसी भी बात से अच्छा नहीं लगता है, हर अच्छी चीज में भी कुछ ना कभी बुरा उनको दिख ही जाता है। कोई अगर इंसान आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो भी उसको टोकेगा कि भाई ये है वो है। अगर मेरा बीबी आया है तो अगर हम कुछ अच्छी बातें बोलेंगे तो भी नहीं, हमारे जमाने में तो ये था, आजकल तो ये वो। तो काफी ज्यादा हाईली क्रिटिकल है, वेरी फॉल्ट फाइंडिंग है। ऐसा इंसान जिसको दूसरों की बोलते हैं ना कि उसको दूसरों की पड़ी नहीं है, दूसरों की तरफ भावना दया जैसी कोई चीज नहीं है। एक ऐसा बॉस जो अपने एम्प्लॉय को 18-18 घंटे काम करवाता है, मतलब उसको रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं देता है, भले ही उसको पता है कि सामने वाला थक चुका है, लेकिन नहीं, उसको कोई दया भावना, उसको अपना काम चाहिए, मतलब चाहिए। अगर सामने वाला उसकी तरह से काम नहीं करता है तो फिर उसकी मतलब वो क्लास लगा देता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, अपना काम काफी अच्छे से करता है, दूसरों को भी ऐसा सोचता है कि वो अपने पेस से काम करे, उसके हिसाब से काम करे। अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर उसको वो डांटने लगता है। दादा ऐसा बताते थे कि वो काफी सिद्धांतवादी है, मतलब उसके खुद के जो सिद्धांत है उस पर सब लोग काम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ओल्ड एज का पर्सन रह रहा है, आपके दादा दादी रह सकते, कोई भी, वो सुबह जब फिक्स टाइम पे उठते हैं तो उनको तो सभी लोग साथ में ही उठने चाहिए, या टेबल पे साथ में खाना खाना चाहिए, या इतने टाइम तक इतना काम हो ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये बीच में बहुत सारे उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए, मतलब ये इन शॉर्ट आपको पता चल गया। प्रॉब्लम क्या है कि बीच जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है। उसको देखिए, कोई लोग ऐसे होते हैं कि उसके आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वो भी फर्क नहीं, लेकिन ये जो बीच पर्सन, उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसके बाजू में कोई फोन चला रहा है और बीप 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 साउंड आ रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है तो कीबोर्ड का साउंड आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा अंदर से इरिटेट कर रहा है उसको। कोई कोई च्यू कर रहा है आपके सामने, आपके बाजू में बैठ के, तो बीच पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगी। बहुत ज्यादा धूप है तो भी ज्यादा इरिटेट हो जाएगी, किसी तरह का साउंड आ रहा है तो पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसकी वजह से देखिए, मेरे हिसाब से बैक फ्लावर में सबसे ज्यादा अगर मुश्किल किसी को समझना है तो बीच पर्सनालिटी है, क्योंकि बीच पर्सनालिटी बाय बॉर्न नहीं होती है, उसको बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं पीछे किसी तरह का रिजर्व्ड तरह का ट्रॉमा है, या बहुत बड़ा दुख है, या किसी तरह का रिजर्व्ड बोल सकते हैं ना इंसल्ट है, किसी का सप्रेस्ड गुस्सा है, मतलब ऐसा इमोशन जो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और कैरी फॉरवर्ड होता है और धीरे धीरे आगे जाके बीच पर्सनालिटी में बदल जाता है। मुझे अब ये सब आपको मैडम रितु बताएंगे, लेकिन मुझे आपको मेन चीज ये बतानी है कि सेंसिटिव होने की वजह से उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसकी वजह से
एलर्जी, देखिए कोई भी बैक फ्लावर मेडिसिन डायरेक्ट फिजिकल कंप्लेन में हम नहीं देते हैं, अंटिल ये जो बीच है वो आप डायरेक्ट किसी फिजिकल कंप्लेन में दे सकते हो। वो कौन सी है? वो है एलर्जी। मतलब कि एलर्जी जब कब होती है कि कोई नॉर्मल और कॉमन चीज को अगर इंसान की इम्यून सिस्टम ज्यादा हाइटेंड हो, ज्यादा सेंसिटिव हो, और ऐसे लेके उसको जब कंप्लेन्स आने, मतलब अगर नॉर्मल वेदर चेंज हो रहा है तो इंसान को नजला हो जाता है, राइनाइटिस हो जाती है, छोटे मोटे पोलन्स और वायरस से भी उन इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले कोई इंसान अच्छी तरह से ये फूड ले सकता था, लेकिन आगे जाके उसको दही दूध ऐसी चीजों से खाने में भी उसको अर्टिकेरिया हो जा रहा है, तो अभी उसकी वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। तो एलर्जी किसी तरफ की, स्किन की एलर्जी हो, राइनाइटिस हो, रेस्पिरेटरी अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, किसी में भी बीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान का टॉलरेंस जो है वो बढ़ाती है। कि किसी तरह किसी का पेन टॉलरेंस अगर कम है तो भी बीच उसमें हेल्प करती है। दूसरा कि ऑटो इम्यून डिसीजेस, जहां पे अपने खुद के इम्यून सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाती है, वहां पे भी बीच का बहुत बड़ा रोल है। तो शायद फ्यूचर में हम बीच के बारे में और बात करेंगे, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हमें अपने मैडम डॉक्टर रितु को भी सुनना है। मैडम, ओवर टू यू। मैम म्यूट पे है, आप म्यूट पे। थैंक यू सोनल, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑटो इम्यून डिजीज, राइनाइटिस या एलर्जी टू पोलन, एस्मा। और ये ऐसा नहीं होता है कि बाय बर्थ ही होता है, धीरे धीरे एज द पेशेंट एजेस और एज अ पर्सन एजेस वो टॉलरेंस कम होती जाती है। तो एज इट इज भी कहा जाता है, विद एज योर टॉलरेंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। सो एज योर टॉलरेंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, दैट मीन्स for everything your tolerance is declining. So beach is a very good remedy. But ध्यान रहना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली इसको कोई भी फिजिकल उसके लिए नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कई बार अभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी वजह से तो हम इस किडनी है या कोई लिवर है तो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ऐसे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मेंटल सिम्टम्स क्या हैं। हाँ, अगर टॉलरेंस पावर कम होती जा रही है या लेक्टोस इंटॉलरेंट है, लेक्टोस इंटॉलरेंट भी अब होने लगे लोग। सो आई डू अंडरस्टैंड कि पोल्यूशन है या हाइब्रिड है या बहुत सारी चीजें भी हैं, बिकॉज ऑफ वेजिटेशन की वजह से इंटॉलरेंट होते हैं। बट एट द सेम टाइम it is important to understand the nature of a person. That is most important. But let's go back to beech tree. So understanding a plant is very important in understanding a beech person. So tolerance flower, we know that beech flower is known as a tolerance flower. बट एट द सेम टाइम एक बहुत पुरानी कहावत है जो सबसे पहले दादा ने बताई थी, कि मैट्रेसेस पुराने जमाने में बीच लीव से भरे जाते थे। बीच लीव्स आर वेरी सॉफ्ट, अंडरस्टैंड। बीच एसेंस देने के बाद इंसान कंपैशनेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बीच लीव्स आर वेरी सॉफ्ट, एंड व्हेन यू फिल द मैट्रेसेस विद द बीच लीव्स, दे टेंड टू रसल। सो उनको बोला जाता था टॉकिंग बेड्स। और टॉकिंग बेड्स एक और चीज भी बोली जाती थी कि रात को अगर इंसान चला जाता है नींद में, सो अगर बीच लीव्स के मैट्रेसेस पे सोया है या यूज किया है, सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गो टू हेवन। तो बीच जो ट्री बोला जाता था वो एक बोलते हैं ना कि होली ट्री भी बोला जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे भी पंचायत होती है तो गांव के लोग कैसे एक पेड़ के नीचे ऐसे चबूतरा बना के बैठते हैं ना, तो वहां के बाहर के लोग फॉर ट्रेडिशनली दे यूज टू सिट अंडर द बीच ट्री एंड टॉक, बिकॉज दे फेल्ट कि अगर हमने ऐसा किया तो वी आर श्योरली गोइंग टू गो टू हेवन। दिस वॉज दैट माइंड सेट। बीच ट्री के लिए माइंड सेट होता था कि दैट इज अ होली ट्री, वी हैव टू सिट अंडरनीथ, वी हैव टू टॉक अंडरनीथ, या जो भी काम है वो उसके नीचे करना है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गो टू हेवन। दीज आर द मिथ्स और वॉट एवर इट इज, बट यस, दीज आर द ब्यूटी ऑफ द बीच ट्री। तभी बोलते हैं ना कि बीच एसेंस देने के बाद इंसान कंपैशनेट हो जाता है, टॉलरेंट हो जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्लांट। Another thing is that कि इसकी जो bark होती है सिल्वर ग्रे कलर की bark होती है, unlike all other barks which are generally brown, and it never heals. So people, uh, especially in France and Germany, they inscribe their name. वो हार्ट बनाते हैं ना, कई बार आपने ट्री पे देखा होगा, हार्ट बनाया सो एंड सो, सो एंड सो, जो भी नाम लिख देते हैं ट्री के ऊपर हार्ट बना के। पर उसके ऊपर वापस बार्क भी आ सकती है। बट एक बीच ट्री ऐसा होता है, उसकी
बार्क इतनी सॉफ्ट होती है, इट इज सो सॉफ्ट दैट इट नेवर हील्स. अगेन यू हैव टू सी, जब इंटॉलरेंट होते हैं तो कैसे होते हैं. तो बीच ट्री अट्रैक्ट्स दैट थिंग ऑल्सो. तो लोग बाग जो इनकम्पैशनेट होते हैं, जिनमें कंपैशन नहीं होता है, कि बोलते हैं ना, ये भी नहीं समझ पाते कि ये पेड़ है, इसमें भी जान है, एंड इट ऑल्सो गेट्स हर्ट. सो दे विल इंस्क्राइब देयर नेम बिकॉज दे नो दैट बीच ट्री का बार्क है, इट नेवर हील्स. दैट इज इट. एक चीज ये भी थी, एंड दैट इज वन रीजन दैट इट इज ऑल्सो यूज टू. कभी घाट अंदर जाती रहो। Okay, kindly mute yourself. And it is also said that beech tree bark or beech tree का जो wood होता है, it is used in making rolling pins and spoons and furniture. Once that it is very soft, at the same time it is very sturdy and it is very tall, 100 feet around. अब compassion की तरफ जाए, to keep those things in mind, the keywords in mind, you understand that 80% of the tree, it gives shade. इतना यूज होता है, it gives shade 80% to the plants. So at the same time, जो भी shady plants होते हैं या जिनको shade require होती है, they grow under the beech tree. Again, it shows that compassion. राइट. एट द सेम टाइम इट शोज कंपैशन. हम इसको, आप जो नेगेटिव सोचेंगे वो ये भी सोच सकते हैं कि इनके नीचे तो जो भी प्लांट होगा वो मर ही जाएगा इतना शेड मिलने के बाद. नो, बट सी इट पॉजिटिवली दैट जिन जिन प्लांट्स को शेड चाहिए, दे ग्रो अंडर दैट. राइट. सो नेचर अपने आप में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाता है. दे नो टू गेट देयर ओन पॉजिटिव वे आउट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस. अब जब हम बात करते हैं इनटॉलरेंट की, so let's go inside the nuts. So beech nuts, they are very high in tannin. That is, they are very like they are mildly poisonous if you eat raw. That is, again, they are not tolerant. Seeds are not tolerant. इससे पहले भी हमने एक seeds की बात की थी, right? So these seeds, they are very high in tannin. So what do the French people do? They generally roast these nuts and they use instead of coffee. These nuts are used instead of coffee in France because they are high in tannin. You cannot use it raw. They have to be roasted before using it. So इसकी nuts हो, इसका bark हो, इसकी leaf हो. If you just read about the plant, आपको आधी रेमेडी के एसेंस और आधी रेमेडी के पीपल, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा. एंड जर्मनी में इसको बोकीज के नाम पे भी बोला जाता है, बीच ट्री को, BOKIZ. सो बुकीज मीन्स, हमने जो बोलते हैं ना, जो भी इंस्क्राइब करना होता है, एनीथिंग लाइक, हमारे यहाँ पे ग्रंथ बोले जाते हैं, दोज ड्यूज इफ यू हैव टू बी, जो इंस्क्राइब होते थे तो वो बीच टैबलेट पे इंस्क्राइब होते थे. दे यूज टू लास्ट दैट लॉन्ग. तो जर्मन वाले लोग अक्सर अपने ड्यून्स वगैरह दे यूज टू इंस्क्राइब ऑन द बीच टैबलेट. सो दिस इज ऑल अबाउट बीच ट्री. सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर इज दैट कि अगर हमने ट्री के बारे में समझ लिया, ट्री की ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में समझ लिया, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो लीव्स हो, योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन बेसिकली. दैट्स अबाउट इट. सो लेट्स गो स्ट्रेट टू बीच चाइल्ड. बीच चाइल्ड कैसा होता है? बीच चाइल्ड जनरली होता है, अगर आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे, दे विल से आई एम गेटिंग बोर्ड, boys are annoying, girls are very dumb, nobody understands me, my parents don't understand me, and everything is very boring, and my friends are dumb, and nobody knows how to do things. राइट. जो बच्चे अक्सर ऐसे बोलते हैं एंड बात बात पे चीजें तोड़ते हैं, दे आर वेरी एंग्री एंड दे आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, कि मेरे को इस लड़की से बात नहीं करनी, ये बहुत डम है. So somehow deep inside, they know about themselves also, which they are portraying or which they are criticizing in others. Generally, बच्चे ऐसे दिखेंगे आपको कई बार, or especially in today's time when everything is so, everything is so happening fast. So बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं and they get very irritated fast. They are always irritable and they are always finding fault in their parents, in their friends. घर में भी कोई भी छोटी चीज होगी, तोड़ा ताड़ी करेंगे. So these are beach children, and giving them essence actually helps them to become tolerant, actually lessens the irritability. और बच्चे की जब irritability कम होगी, they will be in a better frame of mind to understand what you are saying to them.
राइट. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जब बच्चा गुस्सा हो रहा हो तब yes, of course, my I have seen this very good, habit in my husband, कि जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है ना तो उस वक्त वो ज्यादा नहीं बोलते हैं. नहीं कि एक बार उसको शांत होने दो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसेंस. सो इफ यू गिव द एसेंस, बच्चे का टॉलरेंस पावर बढ़ती है, इरिटेशन कम होता है. वंस देयर इरिटेशन इज लेस, दे आर इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, and that's how they will understand gradually, and that the discussion goes on like that. Now get back into this beach effect on animals. It has been like my cousin, she has got two cats, and beach essence has shown a wonderful action on these cats. So one of the cat, very moody, the cat is very moody, it will scratch, it will bite. So beach essence देने के बाद she just called me up and said कि lot of difference has been made in that. And other cat is very picky eater, बहुत जल्दी मूड खराब हो जाएगा, and not eat, not that they are going to push the thing, but they will not eat. So beach works very well on cats, as far as if they are very picky eaters, or even when they are very moody, or who bite and who scratches. And beach is also very helpful for, especially for those high breed dogs, जो husky होते हैं या akitas होते हैं, which are used to of living in very cold weather. But यहाँ पे हम लोग ले आते हैं उनको, and it is very difficult for them to get adjusted to this hot and humid weather. So beach works very well for them. And another place where beach works very well for pets is that एक pet घर में है, and if you try to bring the other pet at home, or if the new baby is born, so the even the animals, they find it very difficult to adjust in this new environment where the new person is there or the new pet is there. So उनको लगता है कि मेरी importance कम होती जा रही है या मेरे ऊपर ध्यान कम दिया जाएगा. So beach works very well in that situation. Great. So we had this on beach child and beach animals. Now we go to the positive affirmation. What happens when beach essence is given to these intolerant or negative beach personalities or animals or even plants? The essence, the beauty of the essence is that it helps to curb that kind of an irritation, which is somewhat not justified at times, especially बच्चों में या बड़ों में भी. With age, tolerance कम हो जाती है. So it helps in curbing that intolerance and build that tolerance. So the moment the tolerance is built, so there is the love, there is compassion, there is a beauty in the relationship, and they find that potential beauty in other relationship also. नहीं तो जनरली क्या होता है, नेगेटिव बीच क्या होता है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को भी दे कैन ब्लॉक द रिलेशनशिप and they can rationally go ahead. So now what happens with beach essence, they try to understand that flexibility in the relationship पे सब एक जैसे नहीं होते हैं. That is the beauty of the essence. So when your mind is open and you accept others' flaws, so at the same time you are assuring yourself also that you also have a flaw. कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर जो फ्लॉ होता है, सो वो भी स्पेशली बीच के साथ ही होता है. दे डू हैव फ्लॉज बट दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, right? So how do they get this assurance kind of a thing? So they get this assurance kind of a thing when they are criticizing others. So the flaw is in them, but for the same flaw they are criticizing others, because again they are not honest with themselves. अपनी गलती नहीं माननी है. Got that point? So at the same time, that brings flexibility in their mind to accept their flaws, to accept that beauty in others also, because everybody has some potential beauty in them. So once you accept that wholeheartedly, your relationship is mended. That is the beauty of beach essence. एक और yes, of course, when we go to physical symptoms, which is very important to understand, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हम इंसान आता है, पेशेंट आता है, तो वो फिजिकल सिम्टम के साथ ही आता है. अब उसके पीछे मेंटल सिम्टम क्या है वो हमें देखना होता है, वो हमें समझना होता है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अटर देयर फ्लॉज, दे आर नॉट गोइंग टू प्लैटर देयर फ्लॉज इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर अबाउट अ पेशेंट क्या चीज, देयर लाइफस्टाइल एंड देयर वर्क. उसकी जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, सबसे पहले दादा स्टार्ट करते हैं, नेम, एज, घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं,
एंड आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। हाफ ऑफ हिज थिंग इज डन देयर ओनली। वो अपनी आधी दवाइयां उतने में निकाल चुके होते हैं, वो पहुंचते ही नहीं है कि आपको तकलीफ क्या है। सो वाइल यू आर टेकिंग अ हिस्ट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पेशेंट को थोड़ा आपको टैली होना पड़ेगा पेशेंट के साथ। डायरेक्टली आप पूछे हाँ बताइए आपके आपके तकलीफ क्या है, सो वो पेशेंट वैसे ही हैरेस हुआ है अपनी तकलीफ को लेके, और डायरेक्टली आप पूछेंगे तो हिज बॉडी इज स्टिफ, ही इज ऑलरेडी इन अ स्टिफ मोड। सो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि उसकी तकलीफ क्या है, क्योंकि फिजिकल तकलीफ के लिए तो बहुत डॉक्टर्स बैठे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट टू अंडरस्टैंड अ पेशेंट, हिज वर्क, हिज लाइफ स्टाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वाइल यू आर टेकिंग अ हिस्ट्री, वो 5 मिनट 7 मिनट का एक बफर पीरियड रखे जहां पेशेंट को आप रिलैक्स कर सकें बाय आस्किंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट their फैमिली। आपको आधा उसी में ही समझ में आ जाएगा कि whether the patient is close to the family or the patient is not close to the family, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका वर्क मोड क्या है। बिकॉज थ्रू दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टेंस्ड, हाउ इरिटेबल, हाउ impatient, हाउ एंग्री, हाउ फॉल्ट फाइंडर, हाउ spiteful that patient is। अगर ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं आपको, या कितना हैप्पी है, या कितना अपना गुस्सा बता नहीं पा रहा है, या कितना सप्रेस्ड है, वो सारी चीजें वर्क मोड और उसकी लाइफस्टाइल से आपको आधी से ज्यादा पता चल जाती है। सो दादा का एक ही काम होता था, वी वुड टेक द हिस्ट्री, और वो पूरा घर का जो पूछते थे ना उसमें उनकी दवाइयां निकल चुकी होती थी। So this is a secret of Dada, which I'm sharing with you. So once you find out their lifestyle and the work, and that work is irritating them, or it is actually they are fault finders, so half of your work is done. So फिर ये तो हो गए फिजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं, राइट। एट द सेम टाइम पैरा फंक्शनल हैबिट्स क्या होंगी बीच बीच वाले की, दे विल क्लेंच देयर फिस्ट, दे विल क्लेंच देयर टीथ, आईब्रोज हमेशा चढ़ी रहती है। आपसे बात करेंगे ना इस तरीके से ही बात करेंगे, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने वैसा कह दिया, मतलब आईब्रोज हमेशा तनी रहती हैं। दे विल ऑलवेज क्लेंच देयर फिस्ट, दांत हमेशा भींचे रहेंगे। जॉज जो होते हैं ना एकदम स्टिफ जॉज, स्टिफ बॉडी, बॉडी भी उनकी एकदम स्टिफ रहती है। सो एट द सेम टाइम द एंटायर बॉडी इज स्टिफ। अगर एंटायर बॉडी स्टिफ होगी तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होगा, और यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत सारी फिजिकल बीमारियां भी। एंड एट द सेम टाइम दे आर बाउंड टू फेस ऑल दोस काइंड ऑफ एलर्जीज, जैसे मैम ने बताया था, चाहे वो स्किन की हो, एस्मा हो, या ब्रोंकाइटिस हो। So all these allergies come when the blood flow is less, or when you are too much stressed, and when you are too much fault finder, whatever. There are a lot of physical symptoms that you will keep on finding. Now, एक ट्रेडिशनली दादा ने मुझे बताया था कि इट वाज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रिफ्लक्स इन द बेबीज। कई बार बेबीज में रिफ्लक्स हो जाता है, स्पेशली बच्चे लेटे रहते हैं। वाई and why not? I never asked him, but he had tried on many babies and he said कि it works very well. अब कैसे होता है, क्योंकि वो इतने से बच्चे होते हैं, वो तो क्या ही आपको बताएंगे। But yes, again I understood when he said कि these are all mother wounds. So sometimes there are few things which are not a documented fact, but it is just about your practice. It is just about how you creatively use the essence, right? This is it. So now the most important part of today's session is the similarities and differences between the remedies. So today we are doing beech agrimony, beech centauri, beech rockwater, beech vervain, and beech wine. So first remedy is beech and agrimony. दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है, बोथ सप्रेस द फीलिंग्स। अब आप पूछोगे कि बीच कैसे सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स। नाउ व्हाट हैपेंस, they do not accept their flaws. As I already said, कि they will never accept their flaws. Instead, they will criticize others for the same flaw that is in them. जब आप में कोई चीज होती है ना, आपको तो पता है मेरे अंदर ही है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, बट वही चीज आपको इरिटेट करती है दूसरे के अंदर जब देखते हो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि दिस फ्लॉ इज इन मी। सो दैट इरिटेशन, और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू express your feelings. So this is a kind of a suppression. जैसे बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना, स्टिंजी पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं ना जो कंजूस, राइट। अ स्टिंजी पर्सन विल ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर्स। खुद कंजूस होता है लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज करता है फॉर सेविंग द मनी। दिस इज द बीच पर्सन,
राइट. नाउ एग्रीमनी क्या होता है? दे विल नॉट डिस्ट्रस्ट देमसेल्स, दे विल नॉट ट्रस्ट अदर्स. पूरा डिस्ट्रस्ट है उनको. दैट इज वन रीजन दे सप्रेस द फीलिंग्स. एंड दे विल बी ऑलवेज जोकिंग अराउंड और दे विल बी लाफिंग अराउंड. क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर. दैट इज वन रीजन दे सप्रेस द फीलिंग्स. जैसे कहना चाहिए इंग्लिश में, पेनी वाइज पाउंड फूलिश. राइट. सो द नेक्स्ट इज बीच एंड सेंटोरी. दोनों क्या करते? दे नीदर वॉइस देयर ओपिनियन. अब बोलेंगे बीच तो इतना फॉल्ट फाइंडर है तो ये क्यों नहीं अपनी ओपिनियन शेयर करता है? अब ये अगेन अ कंपनसेटिंग स्टेज होती है वेयर कि बिकॉज दे आर व्हीलिंग देयर ओन फ्लॉज. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं बंद कर देती हूँ. या दे आर व्हीलिंग देयर ओन फ्लॉज. वेल होते हैं ना, छुपाना. अपनी जब खुद की ही फ्लॉज छुपाते हैं वो लोग. एंड they are very good at that. They are hiding this, and they are trying to put everything on others. So that is one, they इसे compensating stage ही बोला जाता है, where they cannot voice their opinion but they are always criticizing. कि मेरे को, मेरे में ये गलती है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे. उल्टा उसी चीज के लिए वो किसी को क्रिटिसाइज करेंगे. सो वेरी क्लोज टू एग्रीमनी. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वहां वो फीलिंग सप्रेस हो रही है, यहाँ ओपिनियन वॉइस नहीं हो रही है. और सेंटोरी का हमको मालूम है कि दे लूज टच विद देयर ओन एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के सामने उनकी आवाज वैसे भी नहीं निकलती है, बिकॉज एज हैबिचुअल दे कैन नॉट से नो. दैट इज वन थिंग. नाउ द इट्स अ वेरी वंडरफुल कंपैरिजन बिटवीन बीच एंड रॉक वाटर. बीच और रॉक वाटर का क्या है? both have very strong ideas about how things should be done. Not about themselves, but how things ought to be done. Not should be done, मतलब ought to be done. अब बीच कैसे होता है? They will criticize freely about something they don't like. For example, मुझे कोई भी कैंड फूड्स और प्रिजर्व फूड्स नहीं पसंद है. मैं फिर भी पिज्जा खाने चली गई और मैंने वहां जाके क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि आपने ये प्रिजर्वेटिव यूज किया है एंड यू शुड नॉट यूज दैट. भाई, उसको यूज करना है वो यूज कर सकता है, आपको खाना है तो आप खाओ. नो, बट यू वांट टू ईट एट द सेम टाइम यू वांट टू क्रिटिसाइज बिकॉज यू हैव अ सेट पैटर्न कि आई डू नॉट लाइक प्रिजर्वेटिव सो एवरीबडी शुड नॉट यूज प्रिजर्वेटिव, आप मत खाइए. सो दे हैव वेरी डेफिनेट स्ट्रॉन्ग आइडियाज अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी. एट द सेम टाइम रॉक वाटर कैसे होते हैं? दे आर लॉक्ड इन देयर ओन बिलीफ. एंड दैट बिलीफ इज एक सिस्टम होता है. दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्स. दे विल ओनली वंडर अबाउट देमसेल्स कि मैं अपने लिए कैसे परफेक्टली थिंग्स कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. लाइक इफ आई लाइक टू ईट raw salad, so I will eat raw salad because I know it will keep me healthy. Right. मैं ये नहीं समझना चाहूंगी कि okay, my husband or my daughter, they cannot have a raw salad, it disturbs their digestion. No, I will not understand. As long as this is helpful to me, this is helpful to my health, I will go ahead. So they have a very fixed opinion about, or very fixed ideas, both of them. बट माइल्ड डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा. वो माइल्ड डिफरेंस यहाँ पे वो थोड़ा सा बीच वाला कैसा है, फेंकू टाइप है. इट इज अबाउट किसी और के ऊपर ढोलना. राइट. आपको नहीं खाना, आप मत खाइए, बट उसको ये मत बताइए कि उसको क्या करना चाहिए. बट यस, दे विल डेफिनेटली डू दिस. नाउ नेक्स्ट इज बीच एंड वर्वेन. दे बोथ हैव प्रॉब्लम विथ टॉलरेंस. राइट. वर्वेन का भी टॉलरेंस का ही प्रॉब्लम है. एक माइल्ड डिफरेंस है. बीच इज अनएबल टू एक्सेप्ट others nature. They will criticize often by, कैसे कैसे criticize करते हैं. Like एक छोटा एग्जांपल आपको बताती हूँ. They will often criticize others for their own thing. ये तो है ही, लेकिन tolerant क्यों नहीं है? Because with age, or I can say because of their own stiffness, or because of their own faults, जिसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट मेक्स देम वेरी इंटॉलरेंट, दैट मेक्स देम वेरी इरिटेबल. लेकिन एट द सेम टाइम दे विल कट इट ऑफ, विच विल बी सी इन वाइन. बट यहाँ पे इसको यहीं पे कट ऑफ करना पड़ेगा, सो दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वाइन एंड अ वर्वेन स्टेज. तो ये तो इंटॉलरेंट हमने पता ही कर लिया कि वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को फॉर देयर आइडियाज,
और फॉर समथिंग, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। किसी और को कुछ आइडिया एकदम उनसे पहले आ गया, दैट इज नॉट टॉलरेंट टू देम, दैट इज बीच। नाउ कम टू वर्विन। वर्विन का क्या होता है? इफ दे हैव अ वेरी गुड आइडिया, उनके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, दे विल ट्राई टू इम्पोज ऑन यू, but at the same time you do not agree with that idea, that doesn't go down well with them। वो उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं है। सो दे विल ट्राई वेरी हार्ड टू कन्विंस यू कि नहीं मेरा आइडिया ठीक है। वो दे विल ट्राई हार्ड, बोलेंगे कुछ नहीं, बट दे विल ट्राई वेरी हार्ड टू कन्विंस यू। अब उसके अंदर कैसा होता है, कन्विंस के अंदर बैटल चलता रहता है। क्या बैटल चलता है? एक हिडन बैटल चलता है। वन बैटल इज दैट दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू, एट द सेम टाइम कंपेंसेटिंग स्टेज क्या होती है, दे आर अश्योरिंग देमसेल्स कि मेरा आइडिया ठीक है। दैट इरिटेट्स देम। यू गॉट माई पॉइंट? अश्योरिंग योरसेल्फ कि नहीं मैंने जो आइडिया दिया था वो ठीक है, तो मुझे तो कैसे भी करके ये आइडिया उसको समझाना ही पड़ेगा। सो आप दो काम कर रहे हो, यू आर अश्योरिंग योरसेल्फ दैट माई आइडिया इज गुड, दैट इज अ कंपेंसेटिंग स्टेज, एंड एट द सेम टाइम आप यू आर, देर इज अ बैटल गोइंग ऑन इनसाइड यू कि कैसे भी करके मेरे को उसको बोलना है कि नहीं, वो सामने वाला बोले कि नहीं आपका आइडिया अच्छा है, बिकॉज दे आर नॉट टॉलरेंट। सो दे आर नॉन टॉलरेंट, दोनों में एक माइनर डिफरेंस अगेन है, क्रिटिसिज्म है और इधर अश्योरेंस टू देमसेल्व्स ऑल्सो है। नाउ द लास्ट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, और ये पता है अगेन एट द सेम टाइम आई विल से समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, even while I'm speaking it becomes very difficult to understand, but once you start applying in your cases, आप दवाई देके देखिए, आप रेमेडी देके देखिए, आप चेंज करके देखिए, आपको वो माइल्ड डिफरेंसेस जब आपके दिखेंगे ना, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर टेकिंग केसेस, कई बार कैसे होता है वो पेशेंट आएगा अपने आप आएगा, बट यहाँ पे हमारा नेचर अलग है केस हिस्ट्री लेने का। सो दैट इज, दादा हमेशा बोलते थे कि आप वीकली हमको प्रोग्रेस बताइए, या कोई भी चेंज दिखता है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बिकॉज जरूरी नहीं है वो फॉलो अप जब देने आए उसको सब कुछ याद रहे। सो वो दवाई का माइनर जो डिफरेंस होता है ना, जो माइनर चेंज आता है इंसान के अंदर, दैट इज सपोज टू बी नोन। तो अगर आप बोलोगे कि यार ये बीच है या वर्वेन है, ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर कीपिंग इन टच विथ योर पेशेंट ऑन एंड ऑफ। यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड, और आपको पूछना पड़ेगा कि अगर कोई चेंज है, एक हफ्ता हो गया, प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन स्टडी द केस हिस्ट्री। यू कैन ओपन योर बुक कि कहाँ पे वो हिस्ट्री लिखी है, कहाँ पे इन्होंने क्या चीज डाले, यू कैन मैच दोज थिंग्स, राइट? सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, क्योंकि बीच वर्वेन बीच वाइन अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। बीच और वाइन में क्या है, नीदर इज कंसर्न अबाउट अदर्स फीलिंग्स, वेरी सिंपल। दोनों बहुत ईगो है, किसी को किसी की फीलिंग समझनी नहीं, ये दोनों की सिमिलैरिटी है। अब बीच में क्या है, बीच फाइंड्स इट ओन एंड अदर्स फीलिंग्स सो इरिटेटिंग। अभी हमने बात की थी, उनको अपनी भी बात बहुत इरिटेटिंग लगती, अपने फ्लॉज इरिटेटिंग लगते हैं, दूसरों के भी लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, दे ब्लॉक दे ब्लॉक द इन्वॉल्वमेंट विद दैट पर्सन, एकदम वो ब्लॉक कर देते हैं एंड दे विल प्रोसीड रैशनली। ठीक है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है एंड इट इज गेटिंग इरिटेटिंग, क्योंकि मुझे मेरे भी फ्लॉज पता है, सामने वाले की भी पता है, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीबॉडीज फीलिंग्स। सो सामने वाला रोए कुछ भी करे, दे विल कट ऑफ दैट पर्सन एंटायरली, राइट? नाउ वाइन के साथ क्या होता है, डोमिनेंस, दूसरों की फीलिंग सेकंड आती है, they want to dominate all the time, so they do not have any sort of compassion for the second person they are talking to, they are so dominant। उनके पर्सनल नीड्स, उनके प्लान्स, उनका सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। दोनों के सेम चीज है, बट वहां वो ब्लॉक कर देता है, यहाँ पे वाइन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो ब्लॉक करे नहीं करे, उसके लिए उसका सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ही इज अ और शी इज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, वाइन। तो दोनों में यही है कि दोनों को दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं, वो एक ब्लॉक कर देता है, इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ बीच पर्सन, जो एज सोनल मैम सेड की दादाज फेवरेट रेमेडी। जब भी उनको ग्रुप में डांटना होता था किसी को, या हमको भी डांटना होता, तो बीच बन जाते थे वो। सो नाउ द लास्ट थिंग इज दैट द कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी रेमेडीज फॉर बीच, यू कैन वेरी वेल पुट इट देयर, बट यस सोनल मैम वो बताएंगी। दो तीन है, सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। सोनल मैम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बताएंगे। हाँ, जैसे मैडम ने बोला कि सबकी अलग अलग मेडिसिन होती है,
तो मेरे हिसाब से आई थिंक नक्सवोमिका हो सकती है, स्टेफिसाइग्रिया भी हो सकती है। नक्सवोमिका थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है बीच से। यस, हेपार्सल ऐसा। भी रह सकती है और प्लेटिना भी रह सकती है, बिकॉज प्लेटन। या बिकॉज दे आर ऑल एंग्री, हेस्टी स्पीच, जल्दबाजी होती है, हेस्टी स्पीच होती है। और होम्योपैथी के बारे में सबकी हम अच्छे से बताएंगे। होम्योपैथी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, ये जो आपने सारी मेडिसिन बताई है कि भाई एक मैं ही यहाँ हूँ, मेरे पीछे सब कुछ, यहाँ पे सब लोग नीचे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो हेपार्सल, ये सारी मेडिसिन। प्लेटिना, they are very complementary to beach remedies. So if you have any questions, we can take it fast because I think time भी खत्म हो हाँ रहा मेरे पास है। Yes, who has मुझे दो raised hand? मिनट किसी ने yeah,